हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड विद डिवाइडिंग इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इन 1933। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किसी और फिलोसफर ने दिया, मैक्रो का किसी और ने दिया, लेकिन इन दोनों की टर्म जो है कॉइन किसी और ने की है। और कब की है? 1933 में। तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा, वो थे सी रैगनर फिश। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Which branch of economics focuses on individual units like a single firm और हाउस होल्ड? एक सिंगल फॉर्म या हाउस होल्ड के ऊपर कौन सी ब्रांच जो है फोकस रखती है? तो वो उसका राइट आंसर है बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सिंगल फर्म या हाउस होल्ड के ऊपर जिसका फोकस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिफर टू एज। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इंडिविजुअल इनकम थ्योरी। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल फर्म या हाउस होल्ड की स्टडी करता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और वो किसके रिलेटेड होती है? वो होती है प्राइस थ्योरी के रिलेटेड। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके होती है? वो होती है इनकम थ्योरी के रिलेटेड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 वॉज रिटन बाय। देखिए, ये जो बुक है काफ़ी फेमस है। और ये बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आएगा जे एम किनीज। ठीक है ना, ये वही हैं जिन्होंने किसका कंसेप्ट दिया है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ अ सेक्टर और अ रीजन? अच्छा, किसी एक सेक्टर की होल एज अ होल या किसी एक रीजन की स्टडी को क्या कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाता है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, मैसो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें हम इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल फॉर्म या उसकी स्टडी नहीं करते। ठीक है ना, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि एक कोई एरिया है, जैसे कि दिल्ली है। तो पूरे दिल्ली में कौन से सेक्टर हैं, क्या हैं उसके रिलेटेड। या अगर कोई एक फर्म है, जैसे कोई भी एक फर्म है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, या कोई जैसे आप दूध की फर्म लगा लो, कि दूध की फर्म है, उस पूरी फर्म के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनॉमिक्स दैट डील विद व्हाट इज एंड इज बेस्ड ऑन फैक्ट इज नोन एज। देखिए, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक्स है जो किसमें जो किसकी बात करती है कि क्या है, क्या होना चाहिए, उसमें की बारे में बात नहीं कर रही है, क्या है उसके बारे में बात कर रही है। तो वो जो एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बात करती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, सी राइट आंसर है। क्या होती है वो? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम फैक्ट की बात करते हैं क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसकी बात करता है। तो क्या है उसकी बात कौन करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आउट टू बी इज प्राइमरी कंसर्न विद। मतलब क्या होना चाहिए, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, उसकी बात करता है नॉर्मेटिव। ठीक है ना, तो उसकी बात नॉर्मेटिव करता है। ठीक है ना, तो 7 का बी आपने लगा दिया ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ब्रांच डील्स स्पेसिफिकली विद ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ऐसी कौन सी ब्रांच है जो सिर्फ किससे बात करती है? वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है, ये कहती है कि ह्यूमन का वेलफेयर होना चाहिए। तो वो कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है? तो वो है बी, मेटा इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, वो बात करती है मेटा इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो बी राइट आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टैटिक इकोनॉमिक्स इज करेक्टराइज्ड बाय। स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? स्टडिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इग्नोरिंग टाइम एंड चेंज, कंसीडरिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, या कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस। तो देखिए, स्टैटिक का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, स्थिर, रुका हुआ। तो उसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि वो इग्नोर करता है, ठीक है ना, वो इग्नोर करता है टाइम को और चेंजेस को। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? पर्सनल इनकम, अ कंज्यूमर बजट, नेशनल इनकम, प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। देखिए, मैक्रो में ना हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, मतलब कि नेशनल इनकम। वो किसी इंडिविजुअल फर्म की इनकम की बात नहीं करेगा, वो नेशनल इनकम की बात करेगा। तो राइट आंसर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के ऊपर से कुछ क्वेश्चन। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की रूट कॉज क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। देखिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो लिमिटेड अगर वांट हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो मजे ही मजे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, अगर देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड वांट है फिर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आएगी। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स विद अल्टरनेटिव यूज, बिल्कुल। देखिए, इसका क्या है कि आंसर सी, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हर एक जो रिसोर्स है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है ना। तभी हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यूज़ आती है। अगर 10 रुपये की हम पेन लें, या हम क्या बोलते हैं उस 10 रुपये का बबलगम ले, ठीक है ना, कुछ और ले, मतलब ऐसे सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ। देखिए, प्रॉब्लम क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, वो मेनली किस चीज़ की प्रॉब्लम है? चॉइस ऑफ टेक्निक, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, या इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया कि हमें इतने सारे जो मतलब प्रोडक्ट हैं जो कि हम सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, मार्केट में। तो उनमें से हमने अपनी रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है, और उनको इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ये सिंपली कौन सी प्रॉब्लम होती है? ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब चॉइस ऑफ टेक्निक नहीं, ना ना, वो नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे उस और जा सकते थे, बट ओके। हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ। अब कैसे हमें बनाना है, वो कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा, इसमें मेनली ये देखा जाता है। तो राइट आंसर सी आएगा, जो ऊपर था ना ऑप्शन ए, बस उसका यही है, ठीक है। तो क्या, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मशीनों का इस्तेमाल करके, या लेबर इंटेंसिव या लेबर को एक्सेसिव रखे, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस सिंपली होता है ये। तो 13 का आपने मार्क कर दिया ना, सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज कंसर्न विद। देखिए, इसका मतलब हो गया कि हमें किसके लिए बनाना है? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, नहीं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, सेलेक्टिंग विच गुड टू मेक मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो इसका मतलब होता है बी, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आउटपुट के किसके लिए हमें बनाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट जो वो है वो कहाँ करना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर 14 का बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूजेस मोर। देखिए, जो लेबर है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, वो किसका यूज़ करेगी भाई? वो ज़्यादा किसका यूज़ करेगी? वर्कर्स का यूज़ करेगी, मशीन के ब्रैक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 15 का बी, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव में लेबरों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मशीन कैपिटल को कम। क्वेश्चन नंबर 16 है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मीन्स यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मिनिमाइज आउटपुट, इंक्रीज वेस्ट, मैक्सिमाइज आउटपुट, या डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट। सिंपली देखिए, इसका तो राइट आंसर 16 का सी है, ये पढ़ने साथ ही पता चल जाता है। इसका क्या कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, किस लिए कि हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पीओ, फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब पीओ क्या होता है?
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है ना, इसको सिंपली ये आप कह सकते हैं। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि किस चीज़ का यूटिलाइजेशन, सिर्फ लेबर का, कैपिटल का, या सिर्फ टेक्नोलॉजी का? नहीं, सभी रिसोर्सेज का फुल्ली, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन, उसे कहा जाता है क्या? पीओ ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, पीओ ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एल फॉर लेबर, ठीक है ना, एल फॉर लैंड, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वांटिटेटिव चेंज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम, दिस इन्वॉल्व्स। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहा जाता है? क्वांटिटेटिव चेंज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। इसका क्या मतलब है? अ डिक्रीज इन रिसोर्सेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज, तो सिंपली एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है ना, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री प्राइमरी सेंटर प्रॉब्लम्स। तो इनमें से कौन सी जो है सेंटर प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो डी वाला इट इज़ नॉट अ क्या सेंटर प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये एक सेंटर प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर वाली तीन है वो एक सेंटर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज फेस्ड बाय। अच्छा, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसको फेस की जाती है? सिर्फ कंज्यूमर करते हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर करते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट करती है? देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना कंज्यूमर भी करता है और प्रोड्यूसर भी करता है। अब वो कैसे? देखिए, कंज्यूमर को ये देखना है कि जो उसके पास इनकम है उससे बेस्ट अल्टरनेटिव उसे कौन सा चीज़ लेनी है, और प्रोड्यूसर भी करता है कि जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कहाँ एलोकेट करना है, उसे क्या वो प्रोडक्ट बनाना है कि जो कि जिसकी डिमांड हो, ठीक है ना। तो ये सभी करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है, राइट आंसर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। A production possibility schedule is a dash that shows efficient combination of two goods. अच्छा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है वो क्या है? वो ग्राफ है, टेबल है, इक्वेशन है, या फिर क्या है, मैप है? तो सिंपली सर वो टेबल है, ठीक है, ठीक है, वो टेबल है 21 का बी। ओके, 22 क्वेश्चन है, एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाइक पॉइंट एफ इंडिकेट्स, मतलब अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे और उसमें अगर कोई भी जो है क्या है पॉइंट है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है, तो वो क्या शो करता है? वो सिंपली ये बताता है अंडर यूटिलाइजेशन और इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो है रिसोर्स हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई हैं, इसीलिए उसका बाहर होना ज़रूरी है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये अब टॉपिक पढ़ चुके हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अ पॉइंट लाइट आउटसाइड द लाइक पॉइंट ई इन योर नोट, मतलब इसको इग्नोर करिए, सिंपली एक पॉइंट अगर वो आउटसाइड ऑफ पीपीएफ कर्व है तो वो क्या शो करता है? तो देखिए, वो सिंपली ये बता रहा है कि एक ऐसी क्या एक ऐसी अनअटेबल कॉम्बिनेशन जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, सिंपल सी ये बात है, ये वो ये बता रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर दिया ना, हाँ ठीक है, कर दिया। ओके, 24। ओके, द पीपीएफ कर्व इज आल्सो नोन एज, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है? किसका? पीपीएफ कर्व का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व, ठीक है ना, ये याद रखना, ये आ सकता है कि पीपीएफ का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व। ओके, इफ एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिस एन आउटवर्ड शिफ्ट, यानी कि राइट शिफ्ट टू द पीपीएफ, इट सिग्निफाइज, अगर कोई इकोनॉमी क्या कर रही है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर रही है, मतलब कि वो राइट की ओर शिफ्ट हो रही है, तो इसका सिंपली क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। तो ये क्या शो करती है?
इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट काजेज द पीपीएफ टू शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट। अच्छा, वो मतलब लेफ्ट की ओर, जैसे सिंपल सी बात है, लेफ्ट की ओर क्यों आएगी, ठीक है। ओके, तो लेफ्ट की ओर क्यों आएगी, सिंपल सा मतलब है ये, मतलब क्यों आती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण सिंपली होता है डिक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। जब रिसोर्सेज में डिक्रीज या टेक्नोलॉजी में डिक्रीज आता है तो तब ये क्या होती है, लेफ्ट की ओर बढ़ती है। तो राइट आंसर है सी, 26 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन अ पीपीएफ इज डिफाइंड एज। सिंपली है जो, मतलब इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन पीपीएफ का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो सिंपली इसका मतलब है द टोटल, नहीं, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लॉस्ट। ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि आप कुछ पाने के लिए क्या खो रहे हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अ पीपीएफ इन्वॉल्व्स अ। अगर आप क्या कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव हो रहे हो, ठीक है ना, तो वो उसका क्या मतलब है, वो क्या इन्वॉल्व करता है। तो वो सिंपली वो इन्वॉल्व करता है ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो 28 का बी। इफ एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट अ पॉइंट ऑन द पीपीएफ कर्व इट इज। देखिए, अगर कोई इकोनॉमी क्या कर रही है, ऑन पॉइंट, सिंपल, ठीक है ना, पॉइंट के ऊपर जो है जिसे कह रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो सिंपली इसका मतलब है कि वो प्रोड्यूस कर रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द प्रोवाइडेड एग्जांपल ऑफ कॉर्न एंड कॉटन इफ वी वांट मोर कॉटन वी मस्ट। देखिए, सिंपली पीपीएफ कर्व का क्या मतलब है, अगर आपको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको दूसरे की क्या करनी होगी, क्या बोलते हैं, मतलब गिव अप करना पड़ेगा आपको दूसरे की प्रोडक्शन। मतलब कि आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, एक आप वीट हो, एक आप राइस हो। अगर आप राइस के तीन, वीट तीन और राइस दो बना, एक बना रहे हो, लेकिन अगर आपको राइस दो बनाना है तो आपको वीट को एक को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपली ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा सिंपली, कि अगर आपको कौन ज़्यादा बनाना है, ठीक है ना, अगर आपको कौन ज़्यादा बनाना है तो आपको कॉटन को कुछ क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक मिनट, राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।